24 नवंबर 2024 को संभल में हुई हिंसा जो यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु में रखी गई, इसके साथ ही केंद्र की सियासत में भी इसे मुद्दा बनाकर अपने ही आरोपी सांसद जियाउर रहमान बर्क को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जानबूझकर कभी खुद संसद में सवाल उठाते हुए नजर आए, तो वहीं कभी यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी उनकी शह पर उनकी पार्टी के विधायक हो हंगामा करते हुए भी दिखाई दिए। तो कभी सदन के बाहर, तो कभी सदन के अंदर, तो कभी कभी तो विधानसभा की वेल तक में आकर उन्होंने हो हंगामा किया और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को लेकर भी सिर्फ अपने फायदे के लिए उल्टा सीधा उसे दिखाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया था, जिस पर विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने सपा विधायकों को टोका भी था। लेकिन इन सब के बीच जहां अखिलेश यादव मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए आरोपियों का साथ देकर उन्हें बचाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं, तो वहीं अब जैसे जैसे संभल हिंसा की साजिश से पर्दा हटता जा रहा है, वैसे वैसे अखिलेश यादव के चहेते संभल हिंसा के मुख्य आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क खुद अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। इस संभल हिंसा से शारिक साटा गैंग के जुड़े तारों के पीछे के झीने पर्दे के पीछे छिपे हुए सफेद पोश चेहरों को कैसे पुलिस खोल रही है और उनका खुलासा कर रही है, और क्या है संभल पर अपडेट, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के 6 मामलों में पुलिस ने 208 आरोपियों के खिलाफ 4175 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इनमें 4 मामले संभल कोतवाली और 2 नखासा थाने में दर्ज किए गए थे। वहीं गौरतलब है कि संभल हिंसा में कुल 5 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सिर्फ 4 मृतकों के परिजनों ने ही इस हिंसा में मारे गए अपनों के लिए पुलिस में कंप्लेंट की थी। वहीं इस सोची समझी कराई गई हिंसा में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। 19 नवंबर को इसकी असल पटकथा लिखनी शुरू हुई थी। दरअसल 19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार की कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद के श्री हरिहर मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष की ओर से किया गया था और अपनी याचिका दाखिल की गई थी। और इसी दिन न्यायालय ने रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिया था। और कोर्ट के आदेश के बाद उसी दिन शाम के समय कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव पुलिस बल के साथ उसी दिन सर्वे करने के लिए मौके पर पहुंच गए थे। लेकिन उस दिन जो सर्वे किया गया वो तत्काल किया गया था और शाम का समय था, इस वजह से वो सर्वे पूरा नहीं हो पाया था। हालांकि इसी की वजह से किसी को कोई बवाल करने का मौका भी नहीं मिल पाया था। मगर इस दौरान मस्जिद के पास मौजूद बाजार में कुछ संदेश भिजवाया गया गुपचुप तरीके से, जिसके बाद अचानक से मुस्लिम समाज के लोग अपनी अपनी दुकानें बंद कर मस्जिद की ओर जाने लगे। तो ऐसे में बाजार में जिन हिंदुओं की दुकानें थीं, उन्होंने भी माहौल का अंदेशा लगाते हुए अपनी अपनी दुकानें बंद कर दी और घर चले गए। हालांकि उस दिन यानी 19 नवंबर 2024 को पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला और मस्जिद के लाउड स्पीकर से स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अनाउंस भी करवाया कि कोर्ट के आदेश पर सिर्फ सामान्य जांच की जा रही है और कुछ भी नहीं, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी भड़काऊ हिंसा न उत्पन्न हो, यानी हिंसा न भड़के। उस दिन तो सब कुछ सामान्य रहा, मगर इसके बाद इसकी पूरी पटकथा रचने का काम शुरू हुआ 22 नवंबर को जुमे के दिन। उस दिन बड़ी संख्या में मस्जिद में भीड़ इकट्ठा की जाती है, जिसके बाद 23 नवंबर को यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आते ही 24 नवंबर के रोज एक अलग षड्यंत्र करने की साजिश रच दी गई। 24 नवंबर को सुबह सुबह शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए फिर से
कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और पुलिस बल मस्जिद की ओर जा ही रही थी कि इसी दौरान पूर्व नियोजित तरीके से कट्टरपंथियों का उपद्रव शुरू हो जाता है और फिर देखते ही देखते हिंसा की आग इतनी भड़कती है कि हर तरफ शोर शराबा, पत्थरबाजी और फिर गोलियों की तड़तड़ाहट भी शुरू हो जाती है। और इस हिंसा में सरकारी और निजी कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है। मगर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले आरोपियों का मुख्य उद्देश्य और मेन टारगेट क्या था? इस हिंसा के लगभग 3 महीने बीतने जा रहे हैं और समय के साथ साथ संभल हिंसा से पुलिस भी पर्दा उठाती जा रही है और तमाम सबूतों के साथ एक्शन भी हो रहे हैं। और इसी वजह से इस मामले के मुख्य आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और उनके चाहने वालों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि संभल हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने अपनी चार्जशीट में कई खुलासे किए हैं। संभल हिंसा में जहां पुलिस के अनुसार दुबई में बैठे शारिक साटा का हाथ है, तो वहीं यह भी सच सामने आ रहा है कि इस हिंसा का असल आरोपी सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इस शारिक साटा को संरक्षण भी दे रहा था। शारिक साटा ने कॉल करके ही लोगों को भड़काया था और शारिक साटा के भड़काने के बाद ही शाही जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए योजना बनाई गई थी और उसने कहा था कि इस सर्वे को पूरी तरीके से रोका जाए और साथ ही इस हिंसा की आड़ में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और पुलिस वालों की हत्या करने की साजिश भी थी, जिसके आधार पर पूरे यूपी को सुलगाने की साजिश रची जा रही थी। संभल पुलिस का बड़ा खुलासा। पुलिस ने हिंसा के इस मामले में गिरफ्तार 79 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर ली है। उनके खिलाफ बलवा, आगजनी और गोलीबारी का आरोप लगाते हुए संबंधित धाराओं में केस दर्ज किए जाने की बात पुलिस द्वारा बताई गई है। वहीं संभल के एसपी के बिश्नोई ने खुलासा किया है कि शारिक साटा गैंग से जुड़े मोहम्मद गुलाम ने साल 2014 में सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल पर गोली चलाई थी। उसको ही वकील विष्णु शंकर जैन की हत्या करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। संभल पुलिस की एसआईटी ने 24 नवंबर को हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों को हथियारों के सप्लायर मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया था और एसआईटी की टीम ने इसे गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की है। वो संभल हिंसा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड गैंगस्टर शारिक साटा गैंग से जुड़ा हुआ है, जिसका डी कंपनी से कनेक्शन बताया जा रहा है। पुलिस ने गुलाम के पास से एक 9 mm पिस्तौल, 32 बोर की 2 पिस्तौल, 3 विदेशी पिस्तौल, 3 विदेशी कारतूस भी बरामद किए थे। ये कारतूस चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन और जर्मनी में बने हुए थे, यानी इस संभल हिंसा का कनेक्शन विदेश से भी जुड़ा हुआ है। सांसद बर्क के संरक्षण में गैंगस्टर शारिक साटा। वहीं इससे पहले घटनास्थल से पाकिस्तान और अमेरिका में बनाए गए कारतूस भी बरामद किए गए थे। पुलिस ने उन कारतूसों को बरामद करके खुलासा किया था। पुलिस का दावा है कि गैंगस्टर शारिक साटा पिछले 2 दशक से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के संरक्षण में काम कर रहा है। एसपी ने बताया कि पूछताछ के दौरान गुलाम ने बताया कि 23 नवंबर को उसने अपने बॉस शारिक साटा से फोन पर बातचीत की थी। उसको फोन पर संभल के शख्स के द्वारा जानकारी दी गई कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे होना है। इसके बाद आगे की प्लानिंग बनाई गई। कारों की चोरी और हथियारों की तस्करी। वहीं गैंगस्टर शारिक साटा मस्जिद का सर्वे किसी भी हाल में नहीं होने देना चाहता था, लेकिन किसके इशारे पर, ये सबसे बड़ा सवाल है। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि शारिक साटा दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों को चोरी करने का भी काम करता आ रहा है। वो इस गैंग का असली सरगना है। वो जाली पासपोर्ट बनवाकर कुछ साल पहले दुबई चला गया था। वहां बैठकर वो इस गैंग को संचालित कर रहा है। भारत में उसका काम गुलाम देखता था। वो चोरी की गाड़ियां मणिपुर, बर्मा और नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पर सप्लाई किया करता था। यानी पुलिस के खुलासे में कई और भी बातें अब सामने आ रही हैं। बाबर की निशानी को बचाने के लिए हिंसा। वहीं गौरतलब है कि इन चोरी की गाड़ियों को बेचने के बदले में गुलाम और साथ ही शारिक साटा गैंग को अत्याधुनिक हथियार मिलते थे। इन हथियारों को देश भर में सप्लाई किया जाता था। गुलाम के पास से पुलिस को बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए हैं। उसने ये भी खुलासा किया है कि संभल की शाही जामा मस्जिद को 500 साल पहले
बाबर के द्वारा बनाया गया था, ये उसकी निशानी है, इसीलिए ये लोग उसे हर हाल में बचाना चाहते हैं। उसने पूछताछ में बताया कि जामा मस्जिद की रक्षा हमारा काम है। हमारे नेताओं ने कहा था कि सर्वे किसी भी हाल में नहीं होने देना है। ये नेता कौन है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। सांसद संभल के नाम से बना व्हाट्सएप ग्रुप। वहीं संभल एसपी ने मीडिया से बातचीत के दौरान इस पूरे मामले पर खुलासा करते हुए बताया कि हिंसा से जुड़े कई व्हाट्सएप ग्रुप भी मिले हैं। इसमें एक ग्रुप है जिसका नाम रखा गया था सांसद संभल। इस ग्रुप में 21 नवंबर की रात को लोगों को इकट्ठा होने की जानकारी दी गई थी, यानी 22 नवंबर को होनी थी जुमे की नमाज, उससे पहले का यह मामला है। इसी तरह से 23 नवंबर को भी इसी ग्रुप में लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा गया था। ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है। उन लोगों को बुलाकर उनके व्हाट्सएप ग्रुप भी खंगाले जाएंगे। इस मामले में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए पुलिस लगी हुई है और साथ ही शारिक साटा से भी पूछताछ जरूरी बताई गई है। अब ऐसे में शारिक साटा गैंग के खुलासे के बाद किन नकाबपोश जो सफेद पोश लोग हैं उनके चेहरे खुलेंगे, ये वक्त ही बताएगा। गुलाम के मोबाइल में मिला था जंगी ऐप। वहीं पुलिस की माने तो गुलाम के मोबाइल से एक और ऐप मिला है जिसका नाम है जंगी ऐप। इस ऐप का डाटा किसी भी सर्वर पर स्टोर नहीं रहता है, इसीलिए आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। गुलाम के पास से गैंगस्टर शारिक साटा और उसकी पत्नी का मोबाइल नंबर भी मिला है। पुलिस इंटरनेशनल अथॉरिटी से संपर्क करके डिटेल्स हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं शारिक साटा की पत्नी को बुलाकर अपराध की दुनिया से कमाई हुई संपत्तियों के बारे में पहले ही जानकारी ले ली गई है। यानी जिस संभल हिंसा को केवल अपनी सियासत के लिए लगातार भुनाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी और उनके नेता लगे हुए थे, उसी संभल हिंसा से जुड़ा सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम सपा के लिए ही अब अभिशाप बनने जा रहा है। शारिक साटा गैंग से जुड़ने वाले तार सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को आने वाले समय में न सिर्फ कुर्सी से उतारेंगे बल्कि संभव है कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। वैसे शारिक साटा गैंग से जुड़ते सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के तार पर आप सभी का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी थर्ड आई के अगले अंक में किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।